नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो साम्यवादी खेमे की बात करने वाले हैं कि साम्यवादी खेमे का जब विघटन हुआ था तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और रूस के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रूस का उदय और साम्यवादी खेमे का विघटन का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। आज हम इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा रूस का उदय। पहले हम रूस का उदय को देख लेते हैं। उदय, चलो रूस के उदय की बात करते हैं। तो देखिए, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य था और उस सबसे बड़े गणराज्य होने के कारण उसकी राजनीतिक स्थिति ज्यादा मजबूत थी। वहां पर सोवियत संघ के 52% पॉपुलेशन रूस में थी। 52% जो जनसंख्या थी वो रूस में थी। किसकी? संयुक्त। अगर हम बात करें किसकी? सोवियत संघ की। सोवियत संघ की, सोवियत संघ की 52% जनसंख्या कहां रहती थी? रूस में रहती थी, अर्थात सबसे बड़ा गणराज्य था। सबसे बड़ा गणराज्य हम इसे कह सकते हैं इस आधार पे। और केवल जनसंख्या ही नहीं थी, अगर हम देखें तो 90% ऑयल यहां उत्पादित होता था। और अगर हम बात करें तो 50% गेहूं, 50% कपड़ा, गेहूं, तेल उत्पादन, है ना। खनिज भी इसमें जो भी था, खनिज इनका जो रूस का था उसमें 50% की हिस्सेदारी मात्र रूस गणराज्य की थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब इसका विघटन हुआ तो उदय किसका हुआ? रूस का उदय हुआ। और रूस राजनीतिक स्थिति से एक महत्वपूर्ण तरीके से उभर के सामने आया। तो हम कह सकते हैं कि जब यूएनओ में की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो सोवियत संघ की जगह किसने ले ली? रूस ने ले ली। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम देखें तो यह रूस सबसे बड़ा गणराज्य था, मात्र जनसंख्या के नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब सबसे बड़ा गणराज्य होने के कारण रूस सर्वोपरि हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद। जब विघटन हो गया तो इसकी जो जगह है वो किसने ली? रूस ने ली, सोवियत संघ की। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या स्थिति थी रूस की, उसकी बात में करते हैं। ये रूस का उदय हमने बताया कि एकदम से रूस अंतरराष्ट्रीय पटल पर छाया, उभर के सामने आया। सबसे बड़ा गणराज्य होने के कारण, सबसे बड़ा तेल उत्पादक होने के कारण, सबसे ज्यादा गेहूं वहां पर पैदा होते थे, 50% कपड़ा वहां था, 50% खनिज वहां था, 52% जनसंख्या वहां थी। किसकी? अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ जैसे ही विकसित हुआ तो सबसे उभर के सामने क्या आ गया? रूस सामने आ गया। और रूस ने ये वचन दिया, ये वचन दिया कि वो सोवियत संघ की जगह को भर देगा। सोवियत संघ की जगह को भर देगा, अर्थात जो सोवियत संघ का रोल था यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यूएनओ का रोल था, यूएनओ में जो सोवियत संघ का रोल था, अब वो कौन अदा करेगा? रूस अदा करेगा। ये किसने वचन दिया? रूस ने ये बात कही। वो कहा कि जितने भी सोवियत संघ के जो दायित्व थे अब कौन पूरा करेगा? रूस पूरा करेगा। ये रूस ने उस समय कहा। और एक रूस महाशक्ति भी था उस समय, ऐसी बात नहीं थी। विकसित होने के बावजूद भी रूस एक महाशक्ति है। हजारों मिसाइलें रूस में दूर दूर तक फैली हुई है। इसके अलावा वहां पर जो थे बोरिस थे, वो भी रूस को एक तरीके से समाजवाद से बाजार उन्मुखी की तरफ लेके जा रहे थे। अगर हम बात करते हैं किसकी? बोरिस की। जब बोरिस ने वहां पर शासन किया तो ये उसको बाजार उन्मुख व्यवस्था की तरफ लेके गए। बाजार उन्मुख व्यवस्था, बाजार उन्मुख व्यवस्था की तरफ लेके गए बोरिस, है ना। बोरिस
के बाद व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें, पुतिन, इसने भी रूस को धीरे धीरे महाशक्ति की ओर अग्रसित किया। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं रूस में सोवियत संघ के विघटन के बाद अगर जो सोवियत संघ था वो रूस नहीं है। सोवियत संघ बहुत शक्तिशाली था। अमेरिका और सोवियत संघ जब एक साथ थे तो ऐसा लगता था कि दो ध्रुवीय राजनीति या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो ध्रुव बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूस का उदय हुआ, तो रूस की वो स्थिति नहीं थी जो सोवियत संघ की है। अब हम बात करते हैं कि जब इनका विघटन हुआ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं कि रूस के ये सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या प्रभाव पड़ा, हमारा पॉइंट है साम्यवादी खेमे, साम्यवादी खेमे के विघटन का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो हम देख रहे थे कि जो शीत युद्ध चल रहा था, उसका अंत हो गया। क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत हो गया। देखिए किस तरह हुआ। हमने देखा कि जो 1946 में एकदम से एक तो साम्यवादी खेमा और एक पूंजीवादी खेमा, एक पश्चिमी और एक ये यूरोपियों में साम्यवादी खेमे में, जिसमें रूस, चीन वगैरह जो साम्यवादी एक संघ बना हुआ था। बाद में चीन भी इसमें शामिल हुआ धीरे धीरे। लेकिन जो रूस का जो सोवियत संघ था पूरा जो साम्यवाद की ओर अग्रसर था, और अमेरिका था जिसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह थे, ये पूंजीवादी सभ्यता की ओर जा रहे थे, उदारवादी थे एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उनके मध्य जो एक कोल्ड वार चल रहा था, आपसी ऐसा एक संघर्ष चल रहा था जो वास्तव में एक वास्तविक युद्ध नहीं होकर युद्ध जैसी संभावनाओं को प्रकट करने वाला था। एक युद्ध जैसा डर का माहौल जिसने पैदा कर दिया था, वो शीत युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। तो शीत युद्ध का अंत हुआ साम्यवादी खेमे के विघटन के बाद, क्योंकि एकमात्र शक्ति, महाशक्ति के रूप में अमेरिका निकल के सामने आया। अब एकमात्र शक्ति कौन रह गई? अमेरिका रह गई। अब जब अमेरिका एकमात्र रह गई, एक ध्रुवीय शक्ति रह गई, तो इसके कंपटीशन में कोई नहीं था। इसकी विचारधारा को प्रभावित करने वाला कोई नहीं बचा, इसकी विचारधारा को नीचे दिखाने वाला कोई नहीं बचा। तो शीत युद्ध का क्या हो गया? अवसान हो गया, शिथिल पड़ गया, समाप्त हो गया, ये कह सकते हैं हम, एक तरीके से अंत हो गया। इसके बाद जैसे अंत हुआ, राजनीति का जो पहिया था, जो दो ध्रुव की तरफ घूम रहा था, दोनों तरफ बैलेंस कर रहा था, संतुलन कर रहा था, वो एक ध्रुवीय हो गया। और हम कह सकते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। दूसरा जो हम कह सकते हैं प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ा, वो था शीत युद्ध के बाद का अंत। पहला प्रभाव ये पड़ा, और दूसरा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो गया। देखिए अमेरिका यूरोपीय आर्थिक समुदायों से टक्कर जो ले रही थी, उसमें अब जब एक ध्रुवीय हो गई तो इसके सामने कोई टक्कर देने वाला बचा ही नहीं, कोई टक्कर देने वाला इसके सामने नहीं बचा था। तो पूरी की पूरी जो शक्ति थी वो जहां दो ध्रुवों की तरफ साम्यवाद और पूंजीपति, इसको या पूंजीवादी कह सकते हैं हम, पूंजीवादी, ये दो विचारधाराओं के मध्य झूल रही थी और एक संतुलन का कार्य कर रही थी। वो किसकी तरफ पड़ गई? पूंजीवाद की तरफ झुक गई पूरी पूरी। और इसका जो हम कह सकते हैं, इसका जो अग्रसर और नेतृत्व कर रहा था वो था अमेरिका। तो अमेरिका की तरफ पड़ गई तो पूरी शक्ति किसके पास आ गई? अब अमेरिका के पास आ गई। और पूरा एक कह सकते हैं पूरी जो विश्व की व्यवस्था है उसमें एक ध्रुवीय शक्ति, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होता है।
रूस की जो भूमिका है वो भी परिवर्तन हो गई। एक तरीके हम रूस कह सकते हैं साम्यवादी खेमे को। अब पूरे अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो रूस की भूमिका बदल गई, पहले जैसी नहीं रही। वो किस तरह बदल गई उसकी बात करते हैं। तो तीसरा जो अंतर आया, रूस की भूमिका में बदलाव। जो रूस की भूमिका थी वो अब बिल्कुल चेंज हो गई। कैसे कि जो आर्थिक जो कमजोर स्थिति हो गई थी रूस की, अब आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ नहीं था जैसा पहले था। आर्थिक रूप से क्या हो गया, रूस कमजोर हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, सैनिक रूप से भी कमजोर हुआ। इसके अलावा जो निर्णायक भूमिका थी इनकी, पहले एक निर्णायक भूमिका थी सोवियत खेमे की, सोवियत संघ की यूएनओ में, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक निर्णायक भूमिका अब रूस की नहीं रही। अब निर्णायक भूमिका में नहीं रहा रूस, तो रूस की जो भूमिका थी पहले निर्णायक भूमिका में हम गिन सकते थे कि एक निर्णायक के रूप में वीटो का प्रयोग करता है रूस। लेकिन इसके बाद इनकी जैसे ही सोवियत संघ का हम कह सकते हैं क्या हुआ, विघटन हुआ और रूस की स्थिति बदल गई। रूस की जो भूमिका है वो चेंज हो गई। रूस की क्या नहीं रहा, रूस एक आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं रहा, कमजोर हो गया। सैनिक दृष्टि से भी उतना सुदृढ़ नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि सैनिक दृष्टि उनकी कोई ज्यादा कमजोर हो गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बात नहीं रही जो एक सोवियत संघ के रूप में थी। तो उसकी जो निर्णायक भूमिका थी यूएनओ के अंदर वो क्या हो गई, बदल गई। इसके अलावा जैसे ही साम्यवादी युग का एक कह सकते हैं हम साम्यवादी व्यवस्था का अवसान हुआ, तो लोकतंत्र की महत्वता बढ़ने लगी। तो साम्यवादी विचारधारा समाप्त हुई और विचार कौन सी, लोकतंत्र की महत्ता बढ़ने लगी। तो हम चौथा अंतर ये कह सकते हैं इसमें, लोकतंत्र की महत्वता में बढ़ोतरी। क्या हो गई, लोकतंत्र की महत्व में बढ़ोतरी हो गई। अब जितने भी लोग देश थे वो किसकी तरफ बढ़ने लगे, लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे। पहले जो साम्यवाद की ओर बढ़ रहे थे, अब किसकी तरफ, जो पूर्वी यूरोप था, जो वहां का पूर्वी यूरोप में जो समाजवाद था धीरे धीरे समाप्त होने लगा, वहां से समाप्ति हो गया और किसकी तरफ बढ़ गया, लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे पुराना लोकतंत्र जहां पे हम कहते हैं अमेरिका, उसकी अनुसरण करने लगे पूर्वी यूरोप के देश भी और साम्यवाद समाप्त हो गया। साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त। तो जो महत्वता किसकी बढ़ी, लोकतंत्र की। किसकी महत्व घटी, समाजवाद या कह सकते हम साम्यवाद की महत्वता समाप्त होने लगी। तो सीधा सीधा क्या हो गया, लोकतंत्र की महत्वता बढ़ी तो किसकी महत्वता कम हुई, साम्यवाद की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे हम, साम्यवाद की महत्वता में कमी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा साम्यवाद की महत्वता में कमी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा साम्यवाद की महत्वता में कमी, या लिख सकते हैं हमें साम्यवाद का अवसान, अर्थात समाप्ति की ओर जाने लगा साम्यवाद। देखिए जहां जहां साम्यवाद था धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था में बदलने लगा, साम्यवाद समाजवादी व्यवस्था में बदलने लगा और पीपुल्स डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बदलने लगी। पूरा यूरोप में यह स्थिति हो गई। यूरोप की स्थिति क्या हो गई, यूरोप की स्थिति यह हो गई कि जो समाजवादी व्यवस्था जहां थी, साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था ये समाजवाद का रूप लेने लगी, और जो व्यवस्था कह सकते हैं पीपुल्स डेमोक्रेसी की थी वो डेमोक्रेसी की तरफ, पीपुल्स डेमोक्रेसी किसमें बदलने लगी, पीपुल्स डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी में बदलने लगी। ये परिवर्तन हुआ यूरोप में, अर्थात साम्यवादी
विघटन के साथ साथ साम्यवाद का अवसान शुरू हो गया और व्यवस्थाएं चेंज होने लगी। अगर हम अंतरराष्ट्रीय पटल पर देखते हैं तो एक बड़ा अंतर आने लग गया और विश्व में जो शांति की संभावना है, जो अशांति का माहौल एक शीत युद्ध के कारण हो गया था, एक घुटन सी हो गई थी, एक डर में जी रहे थे, एक लोग ये कह रहे थे हम शीत युद्ध के काल में जी रहे हैं जहां कभी भी युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, और दोनों युद्ध से बचना चाहते थे लेकिन नकार नहीं सकते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं अपनी विचारधाराओं को फैलाने के लिए ये जोर जबरदस्ती कर रहे थे, एक दूसरे पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाह रहे थे, राज्यों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुष्टीकरण की जो नीतियां अपना रहे थे, जिसके कारण कभी कभी सेंटो जैसे जो और वर्षा जैसी जो कह सकते हैं हम संगठन बने, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक डर का माहौल हो गया था। वो डर का माहौल समाप्त हुआ और विश्व शांति की संभावनाएं बढ़ गई। तो नेक्स्ट परिवर्तन हम कह सकते हैं, नेक्स्ट परिवर्तन क्या हुआ? नेक्स्ट परिवर्तन हुआ विश्व शांति की संभावना में बढ़ोतरी। विश्व शांति की संभावनाएं बढ़ गई। विश्व शांति की संभावनाएं क्या हो गई? अब बढ़ गई। विश्व शांति की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ गई और जो तृतीय विश्व पर जो प्रभाव है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट हम कह सकते हैं तृतीय विश्व के ऊपर। तृतीय विश्व पर प्रभाव। अब तृतीय विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ। अब ये दोनों तृतीय विश्व के देश थे, उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे और ये तृतीय विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनको आर्थिक सहायता दे रहे थे। तो तृतीय विश्व के जब हम कह रहे हैं आर्थिक सहायताएं दे रहे थे तो सहायता मिलना बंद हो गई। अब जो सोवियत संघ पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया था तृतीय विश्व, तृतीय विश्व को सोवियत संघ ने बहुत सारी हेल्प की थी। एक तरीके से तृतीय विश्व सोवियत संघ पर निर्भर हो गया था, अब वो निर्भरता नहीं रही। तो एक नई चुनौती हो गई अपने आप को उभारने की तृतीय विश्व के सामने कि वो किस तरह विकास की ओर आगे बढ़े, बिना अर्थ के किस तरह अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते आगे बढ़े। एक चुनौती हो गई तृतीय विश्व के सामने। तो हम कहते हैं एक नई चुनौती आ गई। क्या आ गई? नई चुनौती आ गई। एक नई चुनौती पैदा हो गई तृतीय विश्व युद्ध के विश्व के सामने। इसके अलावा हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? संयुक्त राष्ट्र संघ पे जो पहले सोवियत संघ का प्रभाव था वो किसके ऊपर किसके पास आ गया? तो यूएनओ पर प्रभाव। यूएनओ पर प्रभाव। हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। किस तरह पड़ा उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ पर रूस पहले बात बात पर वीटो का उपयोग करता था, मना करना, निषेधाधिकार, हम कह सकते हैं उसे निषेधाधिकार। निषेधाधिकार, वीटो पावर, तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग करता था पहले रूस, कह सकते हैं हम। लेकिन जैसे ही विघटन हुआ सोवियत साम्यवादी खेमे का, अगर हम बात करते हैं तो रूस की स्थिति यहां पर बदल गई और जो निषेधाधिकार का प्रयोग था इसने बंद कर दिया करना और इसने कहा कि अब रूस विकास के कार्यों में सहयोग करेगा, अब किसी तरीके की मना नहीं करेगा, अमेरिका का भी सहयोग प्रदान करेगा, सहयोग देगा। तो एक तरीके से यूएनओ पर जो प्रभाव था, यूएनओ के अंदर जो एक तरीके से डिस्प्यूट का माहौल था कि एक विकास की ओर कदम बढ़ाता तो दूसरा खींचता था, वो चीजें खींचातानी खत्म हो गई लगभग। हम इस बात को देखने को हमको मिला कि जो यूएनओ में था, जहां पर वीटो पावर के कारण विकास के कार्य नहीं हो पा रहे थे, अगर रूस को इस प्रस्ताव लेके आता तो अमेरिका खींच लेता, वीटो पावर को उपयोग करता, और अमेरिका और पूंजीवादी कोई अपनी विकास के दृष्टि से कार्य करते तो रूस वहां पर अड़ंगा लगाता, तो वो अड़ंगे वाले कार्य खत्म हो गए, एक विकास की ओर बढ़ने लगा यूएनओ। इसके अलावा एक और बात हुई कि अमेरिका के प्रभाव में दिन चौनी रात चौगुनी वृद्धि हो गई। एक महाशक्तिशाली एक ध्रुवीय राजनीति, संपूर्ण विश्व
एक तरफ देखने लगा अमेरिका की तरफ, और अमेरिका ने यूएनओ के ऊपर भी अपनी छाप जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग वो करता है। तो यूएनओ को एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर लिया अमेरिका ने। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी पड़ा कि यूएनओ के ऊपर धीरे धीरे अमेरिका ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो ये इतने सारे जो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव अपने रूस के उदय के बाद हमको देखने को मिले, साम्यवादी जो अगर हम कह सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद ये हमको देखने को मिले। अगर हम एक साथ कह सकते हैं इनको, तो हम ये कह सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था से साम्यवादी खेमे के जुड़े खेमे के जुड़े देशों के विघटन के बाद ये हुए चीन और जापान की स्थिति मजबूत होने लगी है। अब इस संदर्भ में आजकल हम कहते हैं नवीन तरीके से चीन और जापान निकल के सामने आए हैं। तो बहुत कुछ अंतर आया है सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने रूस के उदय के बारे में देखा। रूस सबसे बड़ा गणराज्य होने के कारण एक अच्छे हम कह सकते हैं एक सबसे ज्यादा जनसंख्या इसके पास थी, सबसे ज्यादा तेल उत्पादन इसके पास था, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन इसके पास था, कपड़ा उत्पादन था। इसलिए साम्यवादी खेमे में अगर हम कह सकते हैं संयुक्त संघ के विघटन में जो सबसे बड़ा एक गणराज्य के रूप में जो था वो था रूस। इसलिए रूस का उदय हुआ और रूस में बाजार उन्मुखी व्यवस्था की ओर लेके गए बोरिस महोदय, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन। लेकिन उसका जब इफेक्ट अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शीत युद्ध समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय राजनीति व्यवस्था हो गई, यूरोपीय आर्थिक समुदायों से टक्कर लेने के लिए अब जापान और चीन भी हम बढ़ने लगे, और रूस की भूमिका है धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया। उसने सोवियत संघ की जगह ले ली यूएनओ के अंदर। उसकी आर्थिक स्थिति जरूर कमजोर हो गई, पहले जैसी निर्णायक भूमिका अब नहीं रही है। लेकिन साम्यवाद के प्रभाव के बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की और लोग बढ़ने लगे, लोकतंत्र की महत्वता में वृद्धि हुई है, और तृतीय विश्व है उनके सामने नई चुनौती हो गई कि जहां उन्हें बहुत इजीली सहायता मिल रही थी सोवियत संघ से, वो बंद हो गई और संयुक्त राष्ट्र संघ पर धीरे धीरे अमेरिका का प्रभुत्व जमने लगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम देखते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।